हेडिंग दीजिएगा, गैस के अणुगतिक सिद्धांत, गैस के अणुगतिक सिद्धांत। अब सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये क्या है जो अणुगतिक के सिद्धांत हैं। ये क्या है, राइट, जिसको आप कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्या बताता है, समझिएगा मेरी बात को। इससे पहले आपने इतनी बारीकी से आपने एनालिसिस नहीं किया होगा कि उसका क्या मतलब होता है। एक्चुअली क्या है कि ये हमारे को, ये जो अणुगतिक सिद्धांत हैं, ये अणुगतिक सिद्धांत क्या है, क्यों दिए गए। इनफैक्ट जब बॉयल का नियम है, जब चार्ल्स का नियम है, एक्चुअली समझिएगा मेरी बात को, ये जो है, ये अणुगतिक के जो सिद्धांत हैं, ये किसी गैस का एकदम सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसका एनालिसिस बताता है। मतलब जब आप अणुगतिक के सिद्धांत की बात करते हैं और उसके जो अभिग्रहित है, जो उसके जितने भी पॉस्टुलेट्स हैं, जो उसके एजम्पशंस हैं, उन अजम्पशंस को आप एटॉमिक लेवल के ऊपर, आप उसकी स्टडी करते हो। एटॉमिक लेवल के ऊपर या मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो जो गैस है हमारी, वो गैस किस फॉर्म के अंदर है, वो परमाणुविक है या अणुविक फॉर्म में है, वो किस तरीके से। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि बॉयल का नियम क्या कहता है। बॉयल का नियम यह कहता है कि जब आप दाब को, बॉयल का नियम कहता है कि जब आप दाब को बढ़ाते हैं स्थिर ताप और किसी निश्चित मात्रा की गैस में, जब दाब बढ़ाया जाता है तो आयतन में कमी आती है। अब अगर मान लीजिए कि आप वैज्ञानिक हैं, अब आपने ये तथ्य तो प्रायोगिक तौर पर आपने प्रूव कर दिया, मतलब आपने एक प्रयोग किया, आपने दूसरा प्रयोग किया, आपने तीसरा प्रयोग किया, और प्रयोगों के थ्रू, प्रयोगों के जरिए से आपने ये बात को तो प्रूव कर दिया कि दाब के बढ़ाने से आयतन कम होता है। राइट, कंडीशन क्या है कि ताप समान होना चाहिए और कोई निश्चित मात्रा की गैस होनी चाहिए। अब सवाल आगे बढ़ता है कि जब आप आयतन कम कर दिया तो और ज्यादा, क्योंकि आप वैज्ञानिक है, आप अपने आप को जस्ट वैज्ञानिक मानिए, राइट, तो आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा कि जब आप दाब को बढ़ाते हैं और जब आयतन कम होता है, तो जिस समय आयतन कम हुआ तो उस कम आयतन में जो गैस है वो कैसा व्यवहार कर रही है, मतलब कैसा बिहेव कर रही है, वो क्या होगा, आणविक लेवल पर क्या होगा या परमाणुविक लेवल के ऊपर क्या हुआ होगा। राइट, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम यहां पर जो जितने भी ये हमारे सिद्धांत हैं, जो भी ये थ्योरी है हमारी, राइट, जितने भी इसके अभिग्रहित है, जितने भी इसके पॉस्टुलेट्स हैं, ये सभी पॉस्टुलेट्स, राइट, गैस के व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। आप इसके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ने के बाद, राइट, आप गैसों को, उसका जो अणु होते हैं, उसके जो कण होते हैं, किसी गैस के जो कण हैं, राइट, उसको आप बेहतर तरीके से मतलब समझ पाएंगे। गैस को आप बेहतर तरीके से, उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को, ये शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि ये बेसिकली, ये जो अणुगतिक के सिद्धांत हैं, ये बेसिकली हमारे को गैस के व्यवहार को समझाने में महत्वपूर्ण है। राइट, अब सबसे पहला जैसे जो अभिग्रहित है, राइट, अगर हो सके तो बच्चे नोट कर लीजिएगा। इसमें जो पहला पॉस्टुलेट है, जो पहला अभिग्रहित है, पॉस्टुलेट है, जो अजम्पशन है, वो पहला अजम्पशन ये है, कोई गैस के कण या किसी गैस के कण समरूप
होते हैं, किसी गैस के कण समरूप होते हैं तथा इन कणों का आयतन, इन कणों का, कण मतलब वो परमाणु भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि कण मतलब वो परमाणु भी हो सकता है और वो अणु भी हो सकता है। इन कणों का आयतन, इन कणों का अपना आयतन, इनके मध्य दूरी के मुकाबले, इनके मध्य मतलब, इनके मध्य से मतलब है इन कणों के बीच की दूरी, इनके मध्य दूरी के मुकाबले नगण्य होता है, नगण्य होता है। अब ये अभिग्रहित क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, ये क्या धारणा को बता रहा है? आपने क्या लिखा है कि किसी गैस के जो कण हैं वो समरूप होते हैं अधिक संख्या में। कई मतलब कोई गैस है हमारे पास, किसी पात्र में कोई गैस है बराबर, तो देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, मतलब गैस के कण होते हैं, राइट। ये सभी समान है, इनको स्फेरिकल माना गया है। सारे बच्चे इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि ये जो गैस के कण हैं वो गैस के कण स्फेरिकल माने जाते हैं, और स्फेरिकल माने जाते हैं तथा इनका जो आयतन है वो आयतन बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि जो गैस के कण हैं उन गैस के कणों के मध्य जो दूरी है उसके मुकाबले आप इसके आयतन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। गैस के कणों का जो अपना आयतन है, गैस के कणों का जो अपना वॉल्यूम होता है, राइट, आप उसको नगण्य मान सकते हो, राइट, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अब यह अभिग्रहित क्या दर्शाता है, यह नोट करिएगा। यह अभिग्रहित गैस के उच्च संपीड़न को, गैस के उच्च संपीड़न को दर्शाता है, उच्च संपीड़न को दर्शाता है। यह आपका पहला पॉइंट बच्चों क्लियर हो गया। देखिएगा, बहुत प्यारी बात बताइए, बहुत प्यारी बात है। वाकई ये कि भाई गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है, राइट। तो वो संपीड़न क्यों होता है, इतना ज्यादा कंप्रेशन क्यों होता है गैस में? क्यों लिक्विड में, द्रव में तो नहीं होता है, किसी ठोस में तो नहीं होता है, तो क्यों ऐसा होता है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गैस के अणु हैं उनके मध्य की दूरी काफी ज्यादा है, और मध्य की दूरी काफी ज्यादा है इसीलिए आप उसमें कंप्रेशन कर सकते हो, राइट। इसीलिए मतलब ये जो आपने अभिग्रहित लिखा है, ये जो पॉस्टुलेट आपने लिखा है, ये पॉस्टुलेट उस कंप्रेसिबिलिटी को दर्शाता है, राइट। दूसरा लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा। सामान्य ताप व दाब, सामान्य ताप व दाब की अवस्था में गैस कणों के मध्य, गैस कणों के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल, किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता है, आकर्षण बल नहीं होता है। अतः आकर्षण बल नहीं होता है, अतः गैसीय कणों को, गैसीय कणों, अतः गैसीय कणों, अतः गैसीय कण, कण लिखिएगा, अतः गैसीय कण उनके लिए उपलब्ध, उनके लिए उपलब्ध, उनके लिए उपलब्ध स्थान को, उनके लिए उपलब्ध स्थान को पूर्णतः घेरते हैं, पूर्णतः घेरते हैं,
तथा सामान्य ताप व दाब की अवस्था पर, तथा सामान्य ताप व दाब की अवस्था पर यह द्रव में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, यह द्रव में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। अब लिखिएगा इसी में आगे, यह अभिग्रहित इस धारणा को व्यक्त करता है, यह अभिग्रहित इस धारणा को व्यक्त करता है कि किसी गैस की कोई आकृति नहीं होती है, किसी गैस की कोई आकृति नहीं होती है, किसी गैस की कोई आकृति नहीं होती है। कितनी बढ़िया बात है बच्चों। आप कहते हैं कि गैस का कोई शेप नहीं होता, राइट, उसकी कोई आकृति नहीं होती है। एक बार जरा उसको रीड करिएगा, जल्दी से उसको रीड करिएगा, जो आपने अभिग्रहित लिखा है उसको जरा स्टडी करिएगा। राइट, कहां है? अब इसमें क्या बोला गया है? आपने यहां पर यह बोला है, आपने स्टार्टिंग ऐसे करी थी कि गैस के कणों के मध्य किसी तरह का कोई आकर्षण बल नहीं होता सामान्य ताप व दाब की अवस्था पर, राइट। और क्योंकि कोई उनके बीच में कोई आकर्षण बल काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो बिल्कुल जो भी उनके लिए अवेलेबल स्पेस है, जो भी उनके लिए उपलब्ध स्थान है, उस स्थान को पूरा घेरते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि आपने किसी एक बर्तन में लिया और उस बर्तन का आकार, राइट, जो भी है, तो वो जो भी आप उसके अंदर अवेलेबल जो भी स्पेस होगी उसको वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करेंगे, पूरी तरीके से उसको घेर लेंगे, बराबर। तो आप मुझे बताइए कि ये जो अभिग्रहित है, ये आपको यही बात बता रहा है ना कि उसका कोई शेप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई आकर्षण बल नहीं है, और आकर्षण बल नहीं है, राइट, तो इसीलिए वो जो भी अवेलेबल स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और जो भी अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो भी उपलब्ध स्थान है उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट। तो जो पात्र का जो भी आकृति है, पात्र की जो भी आकृति है, बराबर है, उसको वही आकृति गैस के कणों की हो जाती है, राइट। तीसरा अभिग्रहित नोट करिएगा, गैस के कण हर समय या गैस के कण लगातार गतिक अवस्था में होते हैं, लगातार गतिक अवस्था में होते हैं, लगातार गतिक अवस्था में होते हैं, राइट। ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है एज सच कि जो गैस के कण हैं वो गैस के कणों में हर समय मोशन होता रहता है, राइट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी समय जो गैस का कण है, मतलब जो गैस का अणु है, राइट, वो स्थिर हो जाए। अच्छा, ये भी ये बताता है, अगर आप इसको सोचोगे तो ये अभिग्रहित ये बता रहा है कि अगेन गैस की अपनी कोई आकृति नहीं है। अरे भाई, वो तो कॉन्स्टेंटली मोशन कर रहे हैं, गतिक अवस्था में है, तो गतिक अवस्था में है मतलब कॉन्स्टेंटली वो मोशन कर रहे हैं। तो कॉन्स्टेंटली जब मोशन करेंगे तो आकृति कहां हुई बच्चों? जैसे कोई भी चीज है, कोई भी ठोस है, बराबर है, तो ठोस में आप कहते हो कि इसका एक पर्टिकुलर शेप है, तो शेप इसलिए है क्यों? क्योंकि उसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, राइट। और जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो अपने एक स्थान पर हैं, तो इसीलिए तो आप शेप बोल रहे हो। बट यहां पर आपने जो तीसरा अभिग्रहित लिखा है, राइट, उसके अनुसार जो गैस के कण हैं वो कॉन्स्टेंटली लगातार गतिक अवस्था में होते हैं, और गतिक अवस्था में होने की वजह से, राइट, गैस की कोई आकृति थोड़ी होती है। ये बिल्कुल उस धारणा को, राइट, इंगित करते हैं कि उससे ये पता चल रहा है हमारे को कि उसकी कोई शेप नहीं होता, जो गैस है उसकी कोई आकृति नहीं होती है। चौथा बिंदु नोट करिएगा, गैस के कण प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक
संभव दिशा में, सीधी रेखा में, सीधी रेखा के नीचे अंडरलाइन करिएगा, सीधी रेखा में सीधी रेखा में गमन करते रहते हैं, सीधी रेखा में गमन करते रहते हैं, सीधी रेखा में गमन करते रहते हैं तथा इस गमन के दौरान, इस गमन के दौरान वह आपस में, वह आपस में अथवा वह आपस में अथवा पात्र की, अथवा पात्र की दीवारों से टकराते हैं, अथवा पात्र की दीवारों से टकराते हैं। यह गैस के कण, यह गैस के कण जब पात्र की दीवारों से, यह गैस के कण जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं तब यह दाब, तब यह दाब प्रेक्षित करते हैं, तब यह दाब प्रेक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक उदाहरण अपन ले रहे हैं, उदाहरण के लिए वायु का दाब, वायु का दाब 101,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लेते हैं। वायु का दाब सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में लिख लीजिएगा, वायु का दाब सामान्य परिस्थितियों में 101,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लेते हैं। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि पात्र की हर मीटर स्क्वायर एरिया में, पात्र के हर मीटर स्क्वायर, पात्र के हर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, एरिया में, क्षेत्रफल में वायु के कण 101,325 न्यूटन से टकरा रहे हैं, 101,325 न्यूटन से टकरा रहे हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा, ये वाला जो अभिग्रहित है, ये वाला जो पॉस्टुलेट है, ये पॉस्टुलेट एकदम क्लियर हो गया होगा कि आप कहते हो कि वायु का, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, राइट, इस कमरे का अभी जो दाब है वो 1 atm है। 1 atm इट मीन्स 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि उस कमरे की हर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, हर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उस कमरे की जो दीवार है, जो आप पात्र है, पात्र की जो दीवार है, उस दीवार पर जो कण है वायु के, वो इतने बल के साथ, इतने न्यूटन के साथ वो टकरा रहे हैं, राइट। जो बल है, जो प्रेशर है, जो दाब है, राइट, वो क्या है? दाब क्या है? दाब इज नथिंग बट द कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर, राइट। मतलब वो कितनी ताकत से, जितनी ताकत से कण टकराते हैं दीवार के साथ, उतना ही ज्यादा प्रेशर वो प्रेक्षित करेंगे, उतना ही ज्यादा वो दाब एक्सर्ट करेंगे, राइट। अगला अभिग्रहित को लिखिएगा। नेक्स्ट है गैस के अणुओं के मध्य, गैस के अणुओं के मध्य संघट, संघट पूर्णतः
संगठ पूर्णतः प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों पोस्टुलेट है। गैस के कणों के मध्य जो संगठ होता है, जो कोलिजन होता है, वो पूर्णतः प्रत्यास्थ माना जाता है। प्रत्यास्थ मतलब है पूर्णतः इलास्टिक माना जाता है। अर्थात आगे लिखिएगा इसी में, अर्थात संगठ के पूर्व, अर्थात संगठ के पूर्व तथा संगठ के पश्चात, संगठ के पश्चात कणों की ऊर्जा में, कणों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। कणों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। दो कणों के मध्य, आगे लिखिएगा, दो कणों के मध्य, दो कणों के मध्य ऊर्जा का विनिमय, देखिएगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो कणों के मध्य ऊर्जा का विनिमय हो सकता है, ऊर्जा का विनिमय हो सकता है, किंतु कुल ऊर्जा में, किंतु कुल ऊर्जा में, किंतु कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन, किंतु कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। आगे लिखिएगा, किसी विशिष्ट कण, किसी विशिष्ट कण की ऊर्जा कम या ज्यादा हो सकती है। किसी विशिष्ट कण की ऊर्जा कम या ज्यादा हो सकती है, किंतु कुल ऊर्जा समान रहेगी, कुल ऊर्जा समान रहेगी, किंतु कुल ऊर्जा समान रहेगी। राइट, अब ये जो आपने पॉइंट लिखा है, ये जो आपने पोस्टुलेट लिखा है, राइट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है? ये हमारे को किस चीज को लेकर बता रहा है? अब कोलिजन्स, मॉलिक्यूल के बीच में अणु, जो अणु होते हैं, उन अणुओं के बीच में जो कोलिजन्स होते हैं, राइट, ये पूर्णतः इलास्टिक होते हैं, राइट, प्रत्यास्थ होते हैं। अब ऊर्जा निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि कोई एक कण की ऊर्जा कम हो जाए और दूसरे की ऊर्जा बढ़ जाए, राइट, बट अगर इन दोनों की, अगर आप कुल ऊर्जा को लेकर बात करोगे, अगर इन दोनों की कुल ऊर्जा को लेकर आप बात करोगे, तो कुल ऊर्जा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। राइट, ये क्या बताता है बच्चों? ये हमारे को, ये जो आपने अभिग्रहित लिखा है, ये क्या बताता है? ये हमारे को यह बता रहा है कि गैस का स्वतः शीतलन नहीं होता या स्वतः उष्मन नहीं होता। राइट, कहां आपने कभी सुना है ऐसा कि गैस अपने आप स्वतः संगठ की वजह से, अणुओं के बीच में संगठ होने की वजह से वो गर्म हो गई, या आपस में कोलिजन की वजह से, राइट, वो ठंडी हो गई। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये अभिग्रहित हमारे को क्या बताता है? यह अभिग्रहित हमारे को यह बताता है कि स्वतः गैस का शीतलन नहीं होता है या स्वतः गैस का उष्मन नहीं होता है। राइट, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला बिंदु लिखिएगा। अगला बिंदु है, किसी भी समय गैस के विभिन्न कणों का, गैस के विभिन्न कणों का वेग, विभिन्न कणों का वेग भिन्न भिन्न होता है।
किसी भी समय गैस के कणों का वेग भिन्न भिन्न होता है। आगे लिखेगा, यह स्वाभाविक भी है, यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह स्वाभाविक भी है क्योंकि गैस के कण आपस में अथवा पात्र की दीवारों से टकराते हैं, पात्र की दीवारों से टकराते हैं, जिसकी वजह से उनके वेग में परिवर्तन आता रहता है तथा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी तथा गतिज ऊर्जा भी हर समय परिवर्तित होती रहती है। गतिज ऊर्जा भी हर समय परिवर्तित होती रहती है। यदि संघट के पहले कणों की चाल या कणों के वेग को समान माना जाए, संघट के पहले सभी कणों के वेग को समान माना जाए, परंतु संघट के बाद या संघट के पश्चात कणों का वेग अलग अलग हो जाता है। कणों का वेग अलग अलग हो जाता है। इसके बावजूद किसी निश्चित ताप पर वेगों का वितरण, ये पूरी लाइन को अंडरलाइन करिएगा, ये पूरी लाइन के नीचे रेखा डालिएगा। इसके बावजूद निश्चित ताप पर या समान ताप पर कणों के जो वेग है, वेगों का वितरण समान बना रहता है। वेगों का वितरण समान बना रहता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों लिखा है। वेगों का वितरण मतलब वेगों का वितरण समान बना रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, देखिएगा, समझिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है कि जब जो कण हैं, जब वो कण आपस में टकराते हैं, अब जब बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि वो कण आपस में संघट करते हैं, बराबर है, या पात्र की दीवारों से टकराते हैं, तो जब ये पात्र की दीवारों से टकराएंगे तो वेग में तो कंटिन्यूअस परिवर्तन आएगा, और वेग में जब हर समय परिवर्तन आ रहा है तो गतिज ऊर्जा में भी हर समय परिवर्तन आएगा बच्चों। बहुत ही लॉजिकल सी बात है। अलग अलग जब उनकी वेलोसिटी है, तो जब उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती, इसका मतलब यह हुआ कि गतिज ऊर्जा भी अलग अलग होगी। बट इन सब होने के बावजूद भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड समान होता है। क्या मतलब इसका? इस चीज का क्या मतलब? आपने लिखा है, आपने बिल्कुल एक जगह पर लिखा है कि अगर संघट के पहले सभी कणों का वेग समान मान लिया जाए, समान माना जाए, अब ये आपस में टकरा रहे हैं, अब ये आपस में टकरा है, अब जैसे ही वो टकराएंगे तो जितने भी कण हैं उनका वेग अलग अलग हो जाएगा। संघट के पहले मतलब अपने से कल्पना कर रहे हैं, अपने इसी कल्पना कर रहे हैं
कि संघट के पहले अगर सभी कणों का वेग समान मान लिया जाए, अब संघट हुआ, कोलिजन हुआ, अब जब कोलिजन हुआ, राइट, तो उनका वेग परिवर्तित हो गया। बट अगर ओवरऑल स्पीड की हम बात करेंगे, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है, बराबर है, जो वितरण है, वेग का जो वितरण है वो तो समान ही बना रहेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए दो कण है, अपन दो कणों की बात कर रहे हैं, दो कण है, एक कण की स्पीड है 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, और जो दूसरा वाला कण है उसकी भी 4 गुणित 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, राइट। दो कण हैं, दोनों कणों का जो वेग है वह समान है, राइट, ये आपके सामने लिखा हुआ है उसका मान। अब ये आपस में टकराए, तो जब ये आपस में टकराएंगे, बराबर, तो एक की ऊर्जा कम हो सकती है तो दूसरे की ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कुल ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा तो समान बनी रहेगी, राइट। तो अब यहां पर इसकी, मान लीजिए इसका वेग कम हो गया, तो इसका वेग जब कम हो जाएगा, मान लीजिए इसका वेग हो गया 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, राइट, तो जो दूसरा वाला है उसकी हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। यही तो मतलब है इसका, राइट। जो ओवरऑल जो गति है, राइट, वो ओवरऑल गति में कोई थोड़ी परिवर्तन आएगा, राइट। समझ रहे होंगे मेरी बात को अच्छी तरीके से, राइट। कि आप देखिए कि पहले दोनों कणों का जो वेग था वो समान अपन ने माना है, जब वो आपस में टकराए, अब जब आपस में टकराए तो एक की ऊर्जा कम हो गई, दूसरे की ऊर्जा बढ़ गई, तो जिसकी ऊर्जा कम हुई है उसका वेग कम हो जाएगा, दूसरे के बढ़ चुका है, राइट, तो वो बढ़ा हुआ इतना। बट अगर आप सम करोगे, तो अगर दोनों का आप सम करोगे तो पहले भी 8 इंटू 10⁻⁴ था और बाद में भी आपको 8 इंटू 10⁻⁴ ही प्राप्त होगा, राइट। अगला अभिग्रहित लिखिएगा, नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखिएगा, ये आखिरी में लिखवा रहा हूं आपको। यदि एक अणु में विभिन्न वेग हैं, अर्थात विभिन्न वेग हैं, अर्थात उसकी अलग अलग गतिज ऊर्जा, उसकी अलग अलग गतिज ऊर्जा होगी, और इसलिए हम औसत गतिज ऊर्जा के नीचे रेखा लगाइएगा, इसलिए हम औसत गतिज ऊर्जा को लेकर बात करते हैं, औसत गतिज ऊर्जा को लेकर बात करते हैं, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी को लेकर बात करते हैं। वह अणुगतिक के सिद्धांत के अनुसार, अणुगतिक के सिद्धांत के अनुसार, अणुगतिक के सिद्धांत के अनुसार गैस की औसत गतिज ऊर्जा, गैस की औसत गतिज ऊर्जा उसके ताप के समानुपाती होती है, उसके ताप के समानुपाती होती है, राइट। ये बच्चों सारे के सारे जो अणुगतिक के सिद्धांत हैं, राइट, चेक करिएगा, मैंने आपको 7 ये अभिग्रहित लिखवाए हैं, 7 पोस्टुलेट्स आपने लिखे हैं, राइट। जो आखिरी वाला पोस्टुलेट है, राइट, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट, क्या है। अब कितनी लॉजिकल बात है बच्चों, कितनी सही बात है कि जो गैस के कण हैं, उन गैस के कणों में, वो गैस के कण निरंतर टकरा रहे हैं आपस में, अब निरंतर टकरा रहे हैं, इनका वेग अच्छा, निरंतर टकराने की वजह से उनका वेग अलग अलग है, और उनका वेग अलग अलग है, इसका मतलब यह हुआ कि उनकी गतिज ऊर्जा अलग अलग है। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम बात कैसे करें, तो हम औसत गतिज ऊर्जा को लेकर बात करते हैं, और सारे बच्चे इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि जो औसत गतिज ऊर्जा है किसी गैस की,
राइट, वो उसके ताप के समानुपाती होती है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो मैंने अभी आपको पॉस्टुलेट्स सारे लिखवाए हैं, राइट, इसका जो कल्मिनेशन होता है वो एक समीकरण के द्वारा होता है। राइट, एक समीकरण लिखा जाता है, नोट कर लीजिएगा वो समीकरण को। पी वी इज इक्वल टू P इंटू वी इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर, ये लिखा जाता है। PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर। राइट, नोट करिएगा। मतलब मैं फिर से बता दूं आपको कि ये जो आपने सारे अभिग्रहित लिखे हैं, राइट, उसका जो कल्मिनेशन होता है, उसका जो एंडिंग होती है, बराबर है, वो इस इक्वेशन के रूप में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको कहते हैं काइनेटिक गैस समीकरण, काइनेटिक गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अणुगतिक गैस समीकरण। राइट, नोट करिएगा। P दाब बताता है, P दाब है, P दाब को दर्शाता है, V आयतन को दर्शा रहा है, V आयतन को दर्शाता है। छोटा m स्मॉल m परमाणु, किसी एक परमाणु अथवा अणु के भार को दर्शाता है। किसी अणु या परमाणु के भार को दर्शाता है। n, जो बड़ा n है, जो कैपिटल N है, ये अणुओं की संख्या को दर्शाता है, अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या। तथा जो C है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको कि आप हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को दर्शाता है।